अच्छा, आज की लेक्चर में हम जो है वो कुछ एग्जांपल्स करेंगे मशीन लर्निंग की। अगेन ये पिछले एग्जाम्स हैं, तो चूंकि जो पहले मैंने पिछले एग्जाम्स का सोल्यूशन करवाया था, स्टूडेंट्स को लगा कि वो हेल्पफुल है इन अंडरस्टैंडिंग, तो मैं मजीद एक क्लास जो है वो इस चीज़ पे स्पेंड करता हूँ सो डैट कि आपको जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छी तरह समझ आ जाए। So this is question number 1 in a previous exam. You are working on a spam classification system, classification of an email between spam and not spam using regularized logistic regression. You have two classes, spam email y is equal to 1 and not spam email y is equal to 0. अच्छा, आपके क्रॉस वैलिडेशन सेट में 1000 एग्जांपल्स थी और जब आपने एक्सपेरिमेंट किया अपने वैलिडेशन सेट पे तो यू गॉट फॉलोइंग रिजल्ट्स। ये रिजल्ट्स आपको मिले ये टेबल की फॉर्म में। अच्छा, अब सवाल ये दिया गया है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रिकॉल। बड़ा आसान सा सवाल है। इसके करने के लिए आपने करना ये है कि बिकॉज अगर आप रिकॉल का फॉर्मूला देखें तो यू नीड टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ ट्रू पॉजिटिव्स एंड फॉल्स नेगेटिव्स। दो चीजें आपको चाहिए और ये जो डेफिनेशन है इसके मुताबिक आप नंबर ऑफ ट्रू पॉजिटिव्स और फॉल्स नेगेटिव्स निकाल सकते हैं। हमने यही टेबल यूज करना है, ये वाला, ठीक है। और लास्ट शायद जो वीडियो थी उसमें जब एग्जांपल करवाते हुए मैंने शायद किसी जगह पे फॉल्स पॉजिटिव्स को फॉल्स नेगेटिव लिख दिया है, तो उसको काइंडली करेक्ट कर लें। जहां पे एक्चुअल क्लास 1 है और प्रेडिक्टेड 0 है वो फॉल्स नेगेटिव है। तो अब ये चार्ट इसके साथ मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये एग्जैक्टली इसके साथ अलाइंड है। तो ये नंबर ऑफ ट्रू पॉजिटिव्स हैं, ये फॉल्स पॉजिटिव्स हैं, ये फॉल्स नेगेटिव्स हैं और ये ट्रू नेगेटिव्स हैं। तो ये आप काउंट निकाल लें। सो अगर आप देखें तो नंबर ऑफ ट्रू पॉजिटिव्स जो आपके पास आ रहे हैं दे आर 85, यानी 1000 एग्जाम्पल्स में आपने चलाया है, उनमें से ट्रू पॉजिटिव्स 85 है। मतलब जो एक्चुअल डाटा सेट पे जो स्पैम थी उनको 85 टाइम्स आपने करेक्टली स्पैम डिटरमिन किया है, ठीक है। आपके जो नंबर ऑफ फॉल्स पॉजिटिव्स हैं वो 890 हैं, यानी जो स्पैम नहीं थी मगर आपने उनको स्पैम डिटरमिन कर लिया। अच्छा, नंबर ऑफ फॉल्स नेगेटिव्स जो हैं वो आपके 15 हैं। ये इसका मतलब होगा वो ईमेल्स जो स्पैम थी लेकिन आपका सिस्टम उसको नॉट स्पैम कह रहा है। एंड फाइनली ट्रू नेगेटिव विच इज इक्वल टू 10, यानी जो स्पैम नहीं थी और आपने स्पैम डिटरमिन की, ठीक है। अब आपने यहां पर सिर्फ रिकॉल निकालने को कहा गया, तो रिकॉल का फॉर्मूला अप्लाई करें। रिकॉल का फॉर्मूला है ट्रू पॉजिटिव्स डिवाइडेड बाय ट्रू अगर आप यहां से देख लें ट्रू पॉजिटिव्स प्लस फॉल्स नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, ये वैल्यू इक्वल आएगी नंबर ऑफ ट्रू पॉजिटिव्स 85 हैं डिवाइडेड बाय 85 प्लस 15, ठीक है, विच इज इक्वल टू 85 बाय 100 विच इज इक्वल टू 0.85, ठीक है। चूंकि ये सारी वैल्यूज आपने निकाल ली हैं तो अब आपके लिए वो प्रिसीजन निकालना भी जो है वो कोई मुश्किल काम नहीं है। प्रिसीजन के लिए ऑल यू नीड टू डू इज ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव्स, ठीक है। तो प्रिसीजन अगर निकालना चाहेंगे तो सिंपली हो जाएगा ट्रू पॉजिटिव्स 85 हैं डिवाइडेड बाय 85 प्लस 890, ठीक है। तो प्रिसीजन की वैल्यू बहुत कम आएगी क्योंकि आपके फॉल्स पॉजिटिव बहुत ज्यादा हैं इस केस में। तो एनीवेज इन द एग्जाम आपको सिंपली सिर्फ रिकॉल निकालने को कहा गया था एंड दैट वाज वेरी वेरी इजी, ठीक है जी। चले इसमें ऐसा करते हैं, प्रिसीजन भी एग्जैक्ट वैल्यू कंप्यूट कर लेते हैं। सो प्रिसीजन इज इक्वल टू ट्रू पॉजिटिव्स डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव्स, ठीक है। which is equal to 85 divided by 85 plus 890
अगर इस वैल्यू को आप कंप्यूट करें तो दिस विल बिकम 85 डिवाइडेड बाय 85 प्लस 890 is 975, which is तो एग्जैक्ट वैल्यू बनती है, वो बनती है 0.087। तो चूंकि नंबर ऑफ फॉल्स पॉजिटिव्स बहुत ज्यादा थे तो इस वजह से प्रिसीजन की वैल्यू, अगरचे रिकॉल की वैल्यू बहुत अच्छी आई है बट प्रिसीजन की वैल्यू बहुत लो है, और इस लो होने की वजह से इट्स अ बैड रिजल्ट। ठीक है, आपको इस रिजल्ट को इम्प्रूव करना चाहिए। प्रिसीजन इज वेरी लो। रिमेंबर कि दोनों की वैल्यू हाई होगी देन यू विल कॉल के ये अच्छा रिजल्ट है। अच्छा, यहाँ पे अगर एफ मेयर भी निकाल लें जो इन दोनों को कंबाइन करती है तो एफ मेयर आती है, इट इज प्रिसीजन मल्टीप्लाई बाय रिकॉल। याद है आपको, ये पिछले लेक्चर में हमने एफ मेयर पढ़ा था जो इन दोनों वैल्यूज को कंबाइन करके एक सिंगल वैल्यू दे देती है। सो दिस वाज 2 times precision into recall over precision plus recall over precision plus recall। ठीक है, तो precision मल्टीप्लाई बाय recall की जो वैल्यू आती है इस केस में वो होगी 0.85 मल्टीप्लाई बाय 0.087 which is equal to, तो ये हो जाएगा 2 times 0.073 डिवाइडेड बाय सम ऑफ दीज टू, और इन दोनों का जो सम होगा 0.85 प्लस 0.087 दैट इज समथिंग लाइक 0.93। अच्छा, अगर मैं इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कंप्यूट करूं तो इट इज 0.073 डिवाइडेड बाय 0.93 into 2 which is equal to 0.15। ठीक है, which is equal to 0.15। तो एफ मेयर ने इन दोनों वैल्यूज को कंबाइन किया है और कंबाइन करके देखें वी गॉट अ लो वैल्यू। इट्स वी कैन इंटरप्रेट इट लाइक इट इज 15% रिजल्ट which is not very good। ठीक है, तो अगरचे एग्जाम में आपको सिर्फ रिकॉल निकालने को कहा गया था, अगर एग्जाम में आपको सिर्फ रिकॉल निकालने को कहा जाता है तो ऑब्वियसली यू विल ओनली फाइंड द वैल्यू ऑफ रिकॉल। ठीक है, लेकिन मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने प्रिसीजन और एफ मेयर की वैल्यू भी निकाल दी है। ओके जी, लेट्स गो टू नेक्स्ट सेक्शन। ओके, सपोज यू हैव ट्रेन, अब ये उसका पार्ट बी है, यू हैव ट्रेन्ड अ लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्लासिफायर जिसमें आप हाइपोथेसिस की वैल्यू निकाल रहे हैं। अच्छा, हाइपोथेसिस की वैल्यू जो है वो जनरली लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हमेशा जो है वो 0 और 1 के दरमियान में होगी, और हम उसमें थ्रेशोल्डिंग ऐसे करते हैं कि अगर 0.5 से बड़ी वैल्यू आ रही है हाइपोथेसिस की तो हम प्रिडिक्ट करते हैं y इज इक्वल टू 1, और अगर 0.5 से छोटी वैल्यू आ रही है तो हम y इज इक्वल टू 0 प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक है, अब उस थ्रेशोल्ड को हमने जनरली 0.5 रखा है, अब आपने थ्रेशोल्ड को इंक्रीज कर दिया 0.9 में, बहुत टाइट कर दिया थ्रेशोल्ड को, यानी अगर 90% कॉन्फिडेंट हैं आप तो ओनली y इज इक्वल टू 1 कहेंगे, फिर y इज इक्वल टू 1 कहेंगे। ठीक है, तो ये अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम हमने इसका जो वो थी ट्रेड ऑफ जो थी वो हमने डिस्कस की थी कि अगर आपने जो है अपनी थ्रेशोल्ड जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दी तो होगा क्या कि थ्रेशोल्ड इंक्रीज करने से आपकी जो प्रिसीजन है दैट विल बी वेरी हाई, और आपकी रिकॉल जो है वो लो हो जाएगी। ठीक है, इन दैट केस your precision will be very high and recall will be low। जस्टिफाई भी करते हैं अभी इसको क्यों ऐसा होगा। सो इट विल रिकॉल पे अभी, अच्छा इसके दो पार्ट्स बनाए गए हैं, रिकॉल पे क्या इफेक्ट होगा और प्रिसीजन पे क्या इफेक्ट होगा। सो रिकॉल पे इफेक्ट होगा कि रिकॉल विल बी लोअर्ड एंड प्रिसीजन विल बी
हायर देन बिफोर। जब 0.5 थ्रेशोल्ड थी और उसको इंक्रीज किया पहले से, अब रिकॉल कम हो जाएगी और प्रिसीजन बढ़ जाएगी। वजह क्या है? अच्छा, वजह इसकी यहां समझे, जहां ये लास्ट टाइम भी मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया था, लेकिन यहां समझे। देखिए, जब आपने अपनी थ्रेशोल्ड को बहुत टाइट कर लिया, इसका मतलब ये है कि अब आपकी प्रिडिक्शंस में से प्रिडिक्शंस जो 1 प्रिडिक्ट हो रहे थे वो बहुत कम होंगे, क्योंकि पहले आप 0.5 वैल्यू से बड़ी वैल्यू पे y इक्वल टू 1 कह देते थे। अब आप उन वैल्यूज को 1 कह रहे हैं जो कि 0.9 से बड़ी हाइपोथेसिस की वैल्यू जनरेट कर रहे हैं। तो अंदाजा ये है कि प्रिडिक्टेड क्लासेस में आपकी जो 1 है अब कम प्रिडिक्ट होंगे पहले की निस्बत, और 0 ज्यादा प्रिडिक्ट होंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आपके ट्रू पॉजिटिव की जो वैल्यूज हैं वो रिड्यूस हो जाएंगी। ठीक है, एक्सपेक्टेड ये है कि ट्रू पॉजिटिव की वैल्यूज कम हो जाएंगी पहले की निस्बत, और फॉल्स नेगेटिव्स की वैल्यू बढ़ जाएंगी, क्योंकि यू आर प्रेडिक्टिंग मोर नंबर ऑफ जीरोस। अगर आप रिकॉल के फॉर्मूला को देखें तो ट्रू पॉजिटिव कम हो गए और फॉल्स नेगेटिव जो डिनोमिनेटर में है वो वैल्यूज बढ़ गई हैं, तो रिकॉल की वैल्यू को कम होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन है। थ्योरेटिकल इंटरप्रिटेशन आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि सिंस रिकॉल का मतलब ये होता है, जैसे वो स्पैम और नॉट स्पैम का एग्जाम में क्वेश्चन चल रहा है, कि जिनको जो एक्चुअली मेल्स स्पैम थी उनमें से कितनों को आप स्पैम कह रहे हैं। तो बिकॉज अब आप बहुत कॉन्फिडेंट हो गए, बहुत टाइटर बाउंड पे प्रेडिक्ट कर रहे हैं y इज इक्वल टू 1, तो वो जो सारी ईमेल्स जो स्पैम थी आप उनमें से बहुत सारी स्किप कर जाएंगे ईमेल्स, और इसलिए रिकॉल की वैल्यू लो हो जाएगी। अच्छा, प्रिसीजन की वैल्यू कैसे बढ़ जाएगी? बिकॉज यू आर नाउ प्रिडिक्टिंग मोर नंबर ऑफ वंस, ठीक है, एंड लेस यू आर प्रिडिक्टिंग लेस नंबर ऑफ वंस एंड यू आर प्रिडिक्टिंग मोर नंबर ऑफ जीरोस। तो आपके फॉल्स पॉजिटिव की तादाद जो है वो कम हो जाएगी और ट्रू पॉजिटिव की तादाद भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो चूंकि यहां पे डिनोमिनेटर में आप फॉल्स पॉजिटिव से डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए प्रिसीजन की वैल्यू बढ़ जाएगी। ये मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन है। थ्योरेटिकल इंटरप्रिटेशन ये है कि अगर जिनको आपने ईमेल स्पैम कहा है उनमें से एक्चुअली कितनी स्पैम थी, तो चूंकि अब आप बहुत कॉन्फिडेंस पे जाके ये कह रहे हैं ना स्पैम, तो ये चांसेस ज्यादा है कि जिनको आपके प्रिडिक्शन क्लासिफायर ने स्पैम कहा है वो एक्चुअली भी स्पैम ही होंगी, तो इसलिए प्रिसीजन बढ़ जाएगी। जब आप थ्रेशोल्ड को कम करेंगे, लूज कर देंगे, 0.4 कर दें, 0.2 कर दें, 0.3 कर दें, तो फिर इसके अपोजिट काम होगा, फिर रिकॉल बढ़ जाएगी और प्रिसीजन लो हो जाएगी। तो ये यहां पर इंटरप्रिटेशन का भी कहा गया था कि वो जस्टिफाई करें अपने आंसर को, लेकिन मैंने वो यहां लिखा नहीं है, लेकिन उसको मैंने कर दिया है। ओके जी, पार्ट सी। यू ट्रेन्ड अ लर्निंग एल्गोरिथम एंड फाइंड दैट इट हैज वेरी हाई एरर ऑन टेस्ट सेट। टेस्ट सेट पे एरर बहुत ज्यादा आ रहा है। You plot the learning curve and obtain the following figure. Is the algorithm suffering from high bias, high variance or neither? Give reason. ठीक है, तो ये यहां पर ट्रेनिंग सेट का साइज मुख्तलिफ आप वेरी कर रहे हैं, यहां पे एरर है। अच्छा, जैसे जैसे ट्रेनिंग साइज का साइज बढ़ता है, ट्रेनिंग एरर लो ही है, टेस्ट एरर जो है वो बहुत ज्यादा है। तो ये इस चीज की इंडिकेशन होती है कि व्हेन ट्रेनिंग error is low and test error is high, तो ये जनरली इंडिकेशन होती है ओवरफिटिंग की, क्योंकि अगर अंडर फिटिंग हो रही हो तो आपका ट्रेनिंग एरर भी जो है वो भी हायर आना चाहिए था। ठीक है, तो चूंकि टेस्ट एरर बहुत ज्यादा है तो ये ओवरफिटिंग नहीं है, तो आपने अंडर फिटिंग का केस निकाल दिया। जस्ट राइट भी नहीं है क्योंकि टेस्ट एरर बहुत ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो जस्ट राइट वाला केस भी नहीं है, तो दिस इज एक्चुअली ओवरफिटिंग। ठीक है, जिसको आप हाई वेरिएंस कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे जवाब था कि आपकी हाई वेरिएंस है, और लॉजिक उसकी ये थी कि ट्रेनिंग एरर यहां पे कम लग रहा है और टेस्ट एरर ज्यादा लग रहा है, एंड दैट्स जनरली एन इंडिकेशन ऑफ ओवरफिटिंग। Okay, part D. Why test set is not used for model selection? आपको याद होगा कि जब हम वो वैलिडेशन सेट डिस्कस कर रहे थे तो हम ये कहते थे कि
आप मॉडल सिलेक्शन के लिए कि आपने लीनियर मॉडल यूज करना है, क्वाड्रेटिक मॉडल यूज करना है, क्यूबिक मॉडल यूज करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इनमें से कौन सा बेटर है, इसको हम मॉडल सिलेक्शन कहते हैं। और हमने ये कहा था कि इस काम के लिए टेस्ट सेट इस्तेमाल ना करें बल्कि वैलिडेशन सेट इस्तेमाल करें। वहां पे इसकी वजह भी बताई थी मैंने क्लास में, उस वीडियो में, लेकिन यहाँ पे मैं आंसर लिख देता हूं आपको। रीजन इसकी ये है कि अगर if we use test set as for model selection, then we have used test set for selection of one of the parameters which is actually d, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, उसके लिए आपने टेस्ट सेट को इस्तेमाल कर लिया। दिस मीन्स दैट योर टेस्ट सेट हैज बीन यूज्ड नाउ एंड फॉर पैरामीटर सिलेक्शन एंड यूजिंग it to report test error will be biased, ठीक है, क्योंकि टेस्ट सेट को आप ऑलरेडी उसी को इस्तेमाल करके आपने पैरामीटर निकाला है और उस टेस्ट सेट पे वो पैरामीटर बेहतरीन वाला निकाला है। तो अब आप जब इंडिपेंडेंटली टेस्ट एरर देंगे तो वो अनसीन डाटा नहीं है। सो ये भी कह ले कि नाउ इन अदर वर्ड्स, in that case test set is no more an unseen data। इतना लंबा जवाब शायद आपको लिखने की जरूरत नहीं थी, मैंने कोशिश ये किया कि लंबा जवाब लिखिए ताकि सारी बातें मुख्तलिफ एस्पेक्ट से कवर हो जाए। अच्छा जी, पार्ट ई, इफ वी कीप ऑन इंक्रीजिंग द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन रिग्रेशन, What will be the effect on training error? देखिए होगा क्या कि अगर लेट्स से हमारे पास एक ही वेरिएबल x है और ये आउटपुट वेरिएबल y है, आप रिग्रेशन कर रहे हैं और ये आपका ट्रेनिंग सेट है। अब जितने हायर डिग्री पॉलिनोमियल इस्तेमाल करते जाएंगे उतना ज्यादा वो पॉइंट्स पे फिट होता चला जाएगा, ठीक है। सो ट्रेनिंग एरर, जैसे जैसे आप डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बढ़ाएंगे ट्रेनिंग एरर कम होता चला जाएगा। अल्टीमेटली अगर आप बहुत हायर डिग्री पॉलिनोमियल लगा दें तो ये ट्रेनिंग एरर विल बी जीरो, ठीक है। करते क्यों नहीं है ये? क्योंकि बहुत ज्यादा अगर आप ट्रेनिंग एरर जीरो हो जाए बहुत बड़ी डिग्री का पॉलिनोमियल डाल के, तो दिस कैन लीड टू ओवरफिटिंग, ठीक है। सो बट इन जनरल ट्रेनिंग एरर जो है वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बढ़ाने से विल कीप ऑन डिक्रीजिंग, कम होता चला जाएगा क्योंकि कर्व अब ज्यादा बेहतर उस पर बैठता चला जाएगा। पार्ट एफ, यू आर राइटिंग अ क्लासिफायर टू क्लासिफाई ईमेल्स एज spam or not spam. Suppose your training data has 10,000 text emails with a label. Suggest a simple algorithm to convert text emails into features. ठीक है, देखिए आपको ट्रेनिंग डाटा दिया गया है और ट्रेनिंग डाटा जो है वो ईमेल्स की फॉर्म में है। 10,000 ईमेल्स हैं जिनको लेबल दिया गया कि फलानी ईमेल जो है ये स्पैम है और ये स्पैम नहीं है। अब जाहिर बात है कि ये डाटा डायरेक्टली आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन में इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको कोई फीचर एक्सट्रैक्शन करनी पड़ेगी। थोड़ी सी ये डिस्कशन क्लास में हमने की भी थी। सो वन ऑफ द वेज इज, बल्कि यहां से ही देख लेते हैं, ये शुरू में ही हमने यहां डिस्कस किया था। वन ऑफ द वेज कैन बी कि आप वो 100 वर्ड्स डिटरमिन करें जो कि स्पैम और नॉट स्पैम ईमेल्स को में डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, फ्रॉम डिफरेंट ईमेल्स। और फिर 100x1 का वेक्टर बना लें। हर ईमेल के वर्सेस देखेंगे डील कितनी दफा आया और डील के कॉरस्पॉन्डिंग जो वो एंट्री है उसको उसकी काउंट करते हैं।
बाय कितनी दफा है? 1 दफा। एंड्रयू कितनी दफा है इस ईमेल में? 0 टाइम्स। नाउ कितनी दफा है? 1 दफा। और इस तरह से आपका एक फीचर वेक्टर बन जाएगा। इसके अलावा ये तो एक ट्रिवियल सी स्कीम है। इसके अलावा जो है वो फिर आप बैग ऑफ वर्ड्स, टर्म फ्रीक्वेंसी, TF-IDF, टर्म फ्रीक्वेंसी, इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एनग्राम्स को मॉडिफाई करके, या और भी वर्ड टू वेक्टर एक टेक्निक होती है NLP में। बहुत से डिफरेंट मेथड्स हैं, एडवांस मेथड्स भी हैं, उनमें से किसी को भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं फॉर फीचर एक्सट्रैक्शन। अच्छा, हाउ डू यू चीट द सिस्टम टू अचीव हायर रिकॉल? अच्छा देखें, इसका ये मैंने बताया भी था। देखें, इसका जवाब मिलेगा आपको जहां पे रिकॉल आ रही है। रिकॉल होने के लिए ट्रू पॉजिटिव्स, अगर हमने किसी तरीके से फॉल्स नेगेटिव को 0 कर दो, ठीक है, तो मेरी रिकॉल 1 आ जाएगी। अच्छा, फॉल्स नेगेटिव कौन सा केस है? फॉल्स नेगेटिव केस वो है जिसमें एक्चुअल 1 है और प्रिडिक्टेड 0 है। तो अगर मैं करूं ये कि वट एवर इज माई वाई, ठीक है, वट एवर इट इज, मेरी जो प्रिडिक्शन है उसको मैं हमेशा 1 कह दूं, ठीक है। तो अब आपके वाले केस में प्रिडिक्शन में कभी 0 आएगा ही नहीं, वो फॉल्स नेगेटिव जो है वो 0 हो जाएगा और आपकी रिकॉल की वैल्यू 1 हो जाएगी विदाउट डूइंग एनीथिंग, सिंपली हर चीज को 1 प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक है। लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ये है कि आप रिकॉल किसको कहते हैं कि जिनको कैंसर है, जिन फॉर एग्जांपल ईमेल की चले बात करते हैं, जो एक्चुअली ईमेल स्पैम है, आपका क्लासिफायर कितनों को स्पैम कह रहा है। तो चूंकि आपने सबके लिए 1 प्रिडिक्ट कर दिया, आपने सबको ही 1 कह दिया, चाहे स्पैम थी या नहीं थी, तो ये जितनी भी एक्चुअल स्पैम होंगी उनको आपने स्पैम कहा है, एंड देन योर रिकॉल वैल्यू विल बी 1, ठीक है। बट ऑफ कोर्स इस केस में जो आपकी प्रिसीजन की वैल्यू है वो खासी कम हो जाएगी। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2, आपको चूंकि मैंने PCA नहीं पढ़ाया, ये एक दूसरा कोर्स है जो मशीन लर्निंग टाइप का कोर्स है, उसमें मजीद भी टॉपिक्स पढ़े थे, इसलिए इसको मैं नहीं करवा रहा, आपको पढ़ाया ही नहीं है, PCA नहीं पढ़ाया आपको। क्वेश्चन नंबर 3, सपोज यू ट्रेन अ लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्लासिफायर, you have 2 variables in the data training set, assume that you found theta 0 is equal to -6, theta 1 is equal to 0, and theta 2 is equal to 1. Draw the decision boundary found by your classifier, और ये लीनियर रिग्रेशन आप कर रहे हैं, लीनियर वर्जन कर रहे हैं। तो देखें, जो आपकी हाइपोथेसिस होगी ना, वो इस केस में ये होगी। इसका तरीका ये है, इज इक्वल टू जी, चूंकि लॉजिस्टिक रिग्रेशन है तो इट विल बी इक्वल टू G ऑफ थीटा 0 प्लस 2 वेरिएबल्स या 2 फीचर्स हैं, थीटा 1 x1 प्लस थीटा 2 x2। अच्छा, ये मेरा थीटा ट्रांसपोज x है, और मुझे ये पता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन में, चूंकि ये मेरा z है, और अगर इसकी वैल्यू लॉजिस्टिक फंक्शन के फॉर्मूले के हिसाब से देखें, अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन में ऐसे होता था, 0 पर आपकी वैल्यू 0.5 और फिर उससे बढ़ जाती है, और 0 लेस देन 0 के लिए आपके पास वो वैल्यूज जो है 0 और 0.5 के दरमियान में आती है। तो अगर ये एंटिटी जो है, इफ इट इज ग्रेटर देन 0, तो आई विल प्रिडिक्ट y is equal to 1, and if it is less than 0, तो I will predict y is equal to 0, ठीक है। तो मुझे g को देखने की जरूरत ही नहीं है, तो अगर मैं वैल्यूज पुट कर लूं तो दिस विल बी इक्वल टू -6 फॉर थीटा 0, थीटा 1 चूंकि 0 है तो वो खत्म हो गया, प्लस थीटा 2 x2 प्लस थीटा 2 is 1, so plus x2. This value, if greater than equals to 0, तो we will predict y is equal to 1. अच्छा, डिसीजन बाउंड्री निकालने के लिए this implies y is equal to 1.
डिसीजन बाउंड्री निकालने के लिए इसको 0 के इक्वल इक्वेट कर लें, तो ये -6 प्लस x2 is equal to 0, which gives me x2 implies that का सिंबल होता है x2 is equal to 6। तो ये एक इक्वेशन आ गई है मेरे पास, ये मेरी डिसीजन बाउंड्री है। यहां तक अक्सर स्टूडेंट निकाल लेते थे एग्जाम में, उसके बाद बाउंड्री उनसे नहीं बनती थी। ठीक है, तो बाउंड्री कैसे बनेगी? डिसीजन बाउंड्री, now this is your x1 and this is your x2। इसके अंदर ट्रेनिंग एग्जांपल्स क्या हैं, आई एम नॉट कंसर्न्ड। ठीक है, आपकी डिसीजन बाउंड्री ये कह रही है कि x2 की वैल्यू हमेशा 6 होगी। तो लेट्स अज्यूम कि x2 की वैल्यू 6 या 6 यहां पे है। वट एवर इज द वैल्यू ऑफ x1, x2 की वैल्यू हमेशा 6 होगी। तो x1 की वैल्यू 0 है, x2 6 होगा। x1 की वैल्यू 1 है, इट विल बी 6, इट विल बी 6, इट विल बी 6। ठीक है, तो आपकी जो लाइन बनेगी वो यहां बनेगी, क्योंकि वट एवर इज वैल्यू ऑफ x, x2 की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट चली आ रही है, 6 जा रही है, एंड दिस लाइन इज एक्चुअली योर डिसीजन बाउंड्री। ठीक है, तो इस तरीके से डिसीजन बाउंड्री निकाली जाती है। ओके जी, क्वेश्चन 3 पार्ट 2, पार्ट बी। कंसिडर द फॉलोइंग डाटा फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन। Write down the hypothesis of logistic regression, linear hypothesis. So that will be because you have only one variable, so that will be equal to g of theta 0 plus theta 1 x, and run one iteration of logistic regression to compute the values of theta only for one theta, that is theta 0। ठीक है, तो ये रन हमने की थी। अब ये यहाँ पे थोड़ा सा करना भी मुश्किल काम है। अगर आपकी फीडबैक हुई और आप ये चाहते हैं कि ये कर दूं, तो फिर मैं व्हाइट बोर्ड पे ये करके आपको इसका सोल्यूशन दे दूंगा। चूंकि यहां पे थीटा 0 की एक्चुअल वैल्यू नहीं दी गई थी, स्टार्टिंग वैल्यूज थीटा 0 थीटा 1 की नहीं दी गई थी, तो वैल्यूज भी स्टूडेंट ने खुद से एज्यूम करनी थी। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग डाटा फॉर लीनियर रिग्रेशन। You are using linear regression and the values of thetas came out to be theta 0 plus theta 1, theta 0 is equal to 2 and theta 1 is equal to 3। Compute the total error। तो चलें ये मैं करवा देता हूं आपको। इस टेबल को एक्सटेंड करें और यहां पे हाइपोथेसिस की वैल्यू कंप्यूट करें। ठीक है, और हाइपोथेसिस आपकी जो है दैट इज एक्चुअली थीटा 0 प्लस थीटा 1 एक्स, 2 प्लस 3x आ रही है। सॉरी, तो जो आपकी हाइपोथेसिस है वो इट इज एक्चुअली 2 प्लस 3x। अगर आप ये वैल्यू निकालेंगे यहां पे, तो 2 प्लस 3 इंटू एक्स विच इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स इज 6 प्लस 2 इज 8। अच्छा, यहां पर जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू 3 इंटू एक्स इज 9, 3 इंटू 3 इज 9 प्लस 2 इज 11, और यहां पे जो वैल्यू आपके पास आएगी दैट विल बी 3 इंटू 5 15 प्लस 2 17। ठीक है, अच्छा, एरर निकालना का जो फॉर्मूला है वो आपको पता है कि हम एरर जो है वो लिखते हैं J से, एंड इट इज इक्वल टू 1/2m समेशन, ये लीनियर रिग्रेशन है, I इज इक्वल टू 1 to m hypothesis of x of I minus y of I, one whole of this thing, whole whole square of this thing।
ठीक है। अच्छा, इस केस में ये वैल्यू कैसे निकलेगी? दिस विल बी इक्वल टू 1/2m, चूंकि m 3 है तो क्योंकि 3 ट्रेनिंग एग्जांपल है तो ये 1/6 हो जाएगा। हाइपोथेसिस की वैल्यू माइनस y की वैल्यू, ये काफी दफा करवाया आपको इसलिए डायरेक्ट कर रहा हूं। 8 - 3 इज 5, 5 स्क्वायर इज 25 प्लस फॉर नेक्स्ट एग्जांपल 11 - 5, 11 - 5 इज 6 होल स्क्वायर 36 प्लस 17 - 7 is 10, 10 का स्क्वायर is 100 and that's it। अब इस वैल्यू को ऐड करके 6 से डिवाइड कर दें तो that will be your error। इसके बाद जो एक क्वेश्चन इस पेपर में दिया गया है ये न्यूरल नेटवर्क्स का है, एंड जो हम न्यूरल नेटवर्क्स इस कोर्स में नहीं पढ़े तो आई एम लीविंग दैट। ओके, सम मोर एग्जांपल। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1, सपोज एन इंप्लीमेंटेशन ऑफ लीनियर रिग्रेशन, यू आर नॉट डूइंग एनी रेगुलराइजेशन एंड यू हैव ओवरफिटिंग। ट्रेनिंग और टेस्ट एरर के लो और हाई होने के बारे में क्या ख्याल है? बड़ा आसान है। ओवरफिटिंग का मतलब होता है कि ट्रेनिंग एरर विल बी लो, ठीक है, एंड टेस्ट एरर विल बी is high. That's it. That was the answer. Okay. Consider the model selection procedure where we choose the degree of polynomial using a cross validation set. For the final model which was selected, we might generally expect that validation error is lower than test error. What can be the possible reason? आपने select कर लिया कि d is equal to 4 बेस्ट है, 4 डिग्री का polynomial बेस्ट है, फिर भी आपका वैलिडेशन एरर कम आ रहा है और मे भी टेस्ट एरर थोड़ा उससे ज्यादा आ रहा होगा। रीजन ये है कि वैलिडेशन सेट जो है इट इज इफेक्टिंग द चॉइस ऑफ डिग्री डी या चॉइस ऑफ मॉडल विच इज डिग्री डी ऑफ द मॉडल, ठीक है। टेस्ट सेट ऑन द अदर हैंड इज, इसलिए वैलिडेशन आपने वही डी सिलेक्ट किया है जो जिस पर आपको एरर कम मिला। यू हैव सिलेक्टेड दैट मॉडल विच हैड लो वैलिडेशन एरर, ठीक है, तो वो चूज ही आपने ऐसे किया है। ऑन द अदर हैंड टेस्ट सेट इज टोटली अनसीन डेटा which has not been used for selection of any parameter, ठीक है, so we can expect a higher error। ठीक है जी, ओके। अब ये एक क्वेश्चन है, ये सॉरी वही क्वेश्चन है जो कि दूसरे पेपर में मौजूद था। यहाँ पे स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट डाली गई है, स्पैम और नॉट स्पैम की जगह पे ऑल यू हैव टू गिवन इज के वहां पर आपको कैंसर की कर दिया गया, डेटा भी इवन सेम है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं तो इसके दोबारा करने की जरूरत नहीं है। रिकॉल और प्रिसीजन की वैल्यूज निकालनी है, आप निकाल सकते हैं, ठीक है जी। इसी तरह ये क्वेश्चन भी हम पहले देख चुके हैं कि थ्रेशोल्ड चेंज करने का रिकॉल और प्रिसीजन पे क्या इफेक्ट आएगा, ये भी हमने देख लिया, और रिड्यूस करने का क्या इफेक्ट आता है, ये दोनों चीजें हम देख चुके हैं, ठीक है। ये पार्ट भी हम देख चुके हैं कि अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आप इंक्रीज करें तो ट्रेनिंग एरर पे क्या फर्क पड़ता है, रिड्यूस होता जाता है, ठीक है जी। ये पार्ट 7 भी आपने देख लिया कि वो टेक्स्ट के फीचर्स को न्यूमेरिक फीचर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। कोवेरियंस मैट्रिक्स आपने पढ़ा नहीं। इस केस में अगेन आपको थीटास की वैल्यू कंप्यूट करनी है और थीटास की वैल्यू कंप्यूट करना आपको आती है। अगर इसमें आपको कोई कंफ्यूजन है तो मैं ये एग्जांपल भी आपको करवा दूंगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, ये एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो थोड़ा सा अनसीन है। इसमें काफी स्टूडेंट्स ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था जब ये पेपर किया था। अच्छा, आपके पास एक प्रॉब्लम है मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन का, जो आपने वन वर्सेस ऑल लगा के सॉल्व कर लिया, ठीक है। द टास्क वाज टू क्लासिफाई अ मूवी इनटू वन ऑफ द थ्री क्लासेस, हॉरर, ड्रामा और एक्शन, और ग्राउंड ट्रूथ या करेक्ट आंसर आपको दिया गया था, ठीक है। आपने एवेल्यूएशन की और ये रिजल्ट्स आपको मिल गए। मूवी नेम रैम्बो, द करेक्ट आंसर वाज एक्शन, प्रेडिक्शन वाज एक्शन, ठीक है। मूवी नेम स्पॉटलाइट, इट इज ड्रामा मूवी, योर प्रेडिक्शन वाज शुड नॉट बी रैम्बो, shouldn't be Rambo, this should be something between action, drama और horror, whatever it was, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये कुछ भी नहीं था। इस प्रॉब्लम में हो ये गया कि लेट्स अज्यूम कि ये इसको कोई वैल्यू हम दे देते हैं, इसको मैं एक्शन कह देता हूं। अच्छा, इस प्रॉब्लम में सिंपली ये हुआ कि अब आपकी जो वैल्यूज है वो वैल्यूज क्लासेस हैं वो 3 हो गई हैं, एंड यू वांट टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ ट्रू पॉजिटिव्स, नंबर ऑफ फॉल्स पॉजिटिव्स, नंबर ऑफ ट्रू नेगेटिव्स, फॉल्स नेगेटिव्स फॉर एक्शन एंड ड्रामा क्लास ओनली, ठीक है। तो ये बड़ा आसान है। देखें, वन वर्सेस ऑल वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करें। मैं कुछ आपको निकाल देता हूं, एक्शन क्लास के लिए निकाल देता हूं। देखो, एक्शन क्लास के लिए एक्शन अगर करेक्ट आंसर था तो उसका करेक्ट आंसर प्रेडिक्शन में क्या होगा, एक्शन ही होगा। अगर ड्रामा या हॉरर प्रेडिक्ट किया जा रहा है, ठीक है, तो इट विल बी अ रॉन्ग आंसर। लेट मी चेंज दिस टू हॉरर, ठीक है, क्योंकि एक हॉरर का रिजल्ट भी आ जाए। अब देखें, एक्शन जहां पे आ रहा है, सो इफ मैंने क्या किया, एक्शन को पॉजिटिव क्लास लिया, मेरी प्रिडिक्शन जो है वो 1 आ रही है, ठीक है। एक्शन में यहां पे 1 है, ठीक है, मेरी प्रिडिक्शन 1 आ रही है। एक्शन 2 जगह पे था और दोनों जगह मेरी प्रिडिक्शन 1 आ रही थी, तो मेरे ट्रू पॉजिटिव्स जो हैं वो 2 हैं, ठीक है। अच्छा, जो मेरे वो मैं आपके सामने निकाल लूं, ये वाला ट्रू पॉजिटिव मेरे पास 2 आते हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड मेरे पास कोई फॉल्स पॉजिटिव नहीं है, कोई ट्रू नेगेटिव नहीं है, कोई फॉल्स नेगेटिव नहीं है, क्योंकि 2 जगह पे एक्शन था और दोनों जगह पे वो करेक्टली डिटेक्ट हुआ, ठीक है। अच्छा, अब इसको हटा दें और अगली ड्रामा क्लास के लिए आपने काम करना है। अच्छा, ड्रामा क्लास के लिए देखें, जहां जहां ड्रामा क्लास आ रही है वहां देखें ये 1 है, इसको पॉजिटिव क्लास देंगे। अच्छा, ड्रामा के वर्सेस हॉरर आ रहा है, ड्रामा नहीं आ रहा तो यू विल ट्रीट इट एज 0। ड्रामा के वर्सेस ड्रामा आ रहा है, ठीक है, तो दिस शुड बी 1, ठीक है। सो ये 1-1 का केस है। 1-1 का केस जो होता है, एक्चुअल 1 और प्रेडिक्टेड 1, ये ट्रू पॉजिटिव होता है। एक्चुअल 1 प्रिडिक्टेड 0, ठीक है। एक्चुअल 1 और प्रिडिक्टेड 0 आपको याद होना चाहिए कि ये फॉल्स नेगेटिव का केस होता है, ठीक है। तो आपको दिस शुड बी फॉल्स नेगेटिव एंड देयर आर नो ट्रू नेगेटिव्स एंड देयर आर नो फॉल्स पॉजिटिव्स। तो आपने करना ये था कि हर क्लास के लिए, जिस क्लास के लिए आप ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव और फॉल्स नेगेटिव्स निकाल रहे थे, उस क्लास को पॉजिटिव क्लास लें और बाकी दोनों क्लासेस को नेगेटिव क्लास ले लें। अगर एक्शन थी तो एक्शन के वर्सेस हॉरर प्रेडिक्ट हो या ड्रामा प्रेडिक्ट हो, दैट्स अ रॉन्ग प्रेडिक्शन। तो ये चूंकि थोड़ा सा ट्रिकी था, 3 क्लासेस में ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव निकाले गए थे, इसलिए इसमें स्टूडेंट्स ने थोड़ा सा मार खाई। आप इस लेक्चर को देखें और फीडबैक दें और मुझे बताएं कि फिर मजीद की एग्जांपल्स की जरूरत है या हम आगे चलें। आपकी चूंकि असेसमेंट्स भी स्टार्ट हो रही हैं, तो इस वीक में आपको असाइनमेंट्स भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलें, थैंक यू वेरी मच।